Okay, so there is additional measurement of water vapor content using the ideal gas law, where P is the pressure, sigma represent density or is the ideal gas law, and ideal gas constant, and T is the temperature, and where Q represents the specific humidity. Okay, if we insert Q is equal to sigma V over sigma, which is absolute humidity, ratio of absolute humidity to the density of air. Then we come up with that equation, P is equal to sigma R TV. So where TV is the virtual temperature, which is represented with the equation. So virtual temperature of a moist air parcel is the temperature at which a theoretical dry air parcel would have a total pressure and density equal to moist air parcel. यानी कि theoretically जो है जब dry air parcel की density और total pressure equal हो जाए moist air parcel के, तो उस temperature को हम कहते हैं virtual temperature, and that is theoretical temperature actually. Additionally, there is another layer of water vapor which is described in precipitable water. So precipitable water is the depth of water in the atmospheric column के हम कहते हैं कि नस्ट के ऊपर जो atmospheric column है जितना भी उसमें जितना भी वाटर वेपर है तो कितना वो वाटर वेपर है तो वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट हो सकता है, उसको हम प्रेसिपिटेबल वाटर कहते हैं. सो उसको जो है कभी कभी हम प्रेसिपिटेबल वाटर भी कहते हैं या टोटल प्रेसिपिटेबल वाटर भी कहते हैं. सो डेप्थ ऑफ वाटर इन एटमोसफियर वेयर इट कंडेंस इंस्टेंटेनियसली, जो भी वाटर वेपर है वो कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेट हो जाए. ट्रॉपिक्स में जो है इंस्टेंटेनियसली जो है जो कंडेंस हो सकता है दैट इज अराउंड 5 सेंटीमीटर with high temperature, while in poles it is around 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल्स पे वैसे ही जो है वाटर वेपर कम है क्योंकि टेम्परेचर जो है लो है. And as earlier we discussed about the residence time or retention time, which is turnover time of the water vapor, that is around 9 days, जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी. Okay, so this figure is describing the atmospheric moisture जो कि रिप्रेजेंट की गई है वाटर वेपर मिक्सिंग रेशो.
जो कि सॉलिड ब्लैक लाइन है, while temperature is represented with dotted line. तो जैसे जैसे हाइट फ्रॉम दी सरफेस जो है इंक्रीज होती है, जो कि लेफ्ट हैंड के ऊपर ऑर्डिनेट लिखा हुआ है हाइट अबव सरफेस इन किलोमीटर्स, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है और वाटर वेपर मिक्सिंग रेशियो जो कि रिप्रेजेंट करता है रेशियो बिटवीन दी mass of water vapor to mass of the dry air parcel, वो भी डिक्रीज होता है. While on the right hand side ordinate is atmospheric pressure in millibars. तो प्रेशर भी जो है with the altitude जो है वो डिक्रीज होता है. While on the x axis जो है वो वाटर वेपर मिक्सिंग रेशियो है और साथ ही टेम्परेचर है. सो इंटरेस्टिंगली जो है अगर हम देखें वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द वाटर वेपर जो है लोअर एटमॉस्फेयर में वो ऑलमोस्ट 50% अवेलेबल है. अप टू द मिड ऑफ द ट्रोपोस्फियर 95% जो है वाटर वेपर्स अवेलेबल होते हैं. और उससे अबव जो 5 किलोमीटर से अबव है जो लेयर एटमॉस्फेयर की अप टू ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर, उसमें जो वाटर वेपर है वो ऑलमोस्ट 4%. ठीक है, 50% तो आ गया अप टू 2 किलोमीटर आल्टीट्यूड, और 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दरमियान जो है ऑलमोस्ट 45% जो है वाटर वेपर होते हैं. और 5 किलोमीटर से up to the tropopause which is around 12 kilometer, only 4% of water vapor is available, while the relative humidity in the lower troposphere is 60 to 80%, and in the upper troposphere जो कि dotted line है almost 9 kilometer से above, relative humidity is around 20 to 40%. However, the water in the upper troposphere जो कि मैंने बताया 5 किलोमीटर से अबव है, दैट इज अराउंड 4%, विच इज वेरी लेस, बट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन जो है मोस्टली ये अपर ट्रोपोस्फियर में होती है. तो वो जो ऑलमोस्ट 4% जो वाटर वेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में. सो वाटर वेपर डिस्ट्रीब्यूट्स unevenly in the atmosphere. Vertical जो हमने distribution देख ली है. Water vapor decreases rapidly with height as the atmosphere gets colder. It's obvious. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा नियर द सरफेस उतना वाटर वेपर भी ज़्यादा होगा. जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वाटर वेपर भी डिक्रीज होता है रैपिडली विद द हाइट. नियरली हाफ ऑफ द टोटल वाटर इन द एयर इज बिटवीन सी लेवल एंड अबाउट, वो जो 2 किलोमीटर में कह रहा था, अबाउट 1.5 किलोमीटर अबव दी सी लेवल है. एंड लेस देन 5 to 6% ऑफ वाटर इज अबव 5 किलोमीटर, जो कि मैं 4% कह रहा हूँ, 5 से 6% तक हम कह सकते हैं कि अबव 5 किलोमीटर है, विच इज लेस देन 1%, एंड लेस देन 1% इन दी स्ट्रेटोस्फियर. वो 99% से जो रिमेनिंग पार्ट है जो प्रीवियस फिगर में बताया 99%, वो 1% जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में भी चले जाता है, एस्केप हो जाता है. Relative humidity also tend to decrease with height from an average value of 60 to 80% at the surface to 20 to 40% at 300 millibar, which is around 9 kilometers. Water is really important. अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की देख ली, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सीसी रिलेशन, मीन क्लैसियस क्लैपेरॉन रिलेशन एंड लेटेंट हीट फ्लक्स. और जहाँ जहाँ जो है ओशन के अंदर वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है उसके ऊपर जो है हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें नज़र आ रही है, मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी ज़्यादा है. जो रेड कलर जो है वो ज़्यादा बता रहा है, ब्लू कलर जो है जो कि पोलर रीजन के करीब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, इट इज़ हैविंग लेस वैल्यू. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्पेस
अगर हम देखेंगे गोम, ये 3 बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, गोम, ECMFWF और गोम SSP, ये वाटर कॉलम्स हैं। तो इन सारों में अगर देखें तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द स्पेस। जिस तरह वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन थी, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी वाटर वेपर की अनइवन है। और ये गोम और ECMFW जो डेटा सेट्स हैं, ये री एनालिसिस डेटा सेट्स हैं, मीन्स के ऑब्जर्वेशन प्लस मॉडल को सिमुलेट करके उनके डेटा को मर्ज किया गया है। टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है वो वेरी करती है, टेम्पोरली भी उसकी वेरिएबिलिटी है, डेली स्केल के ऊपर देखें, इवन सीजनल स्केल के ऊपर देखें, क्योंकि उसकी रीज़न डेली स्केल के ऊपर विंड, टेम्परेचर और इवेपोरेशन वेरिएशन है डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर। तो इसलिए जो है वो डेली स्केल के ऊपर भी मॉइस्चर वेरी करेगा, सीजनल के ऊपर भी वेरी करेगा। So these two figures represents the seasonal monthly variability of the water vapor. लेफ्ट वाली फिगर जो है 4.2.203 लिखा गया है, मींस अप्रैल 2003, while the right hand figure is for जनवरी 2003। तो इसमें आप वेरिएबिलिटी देख सकते हैं कि मंथली वेरिएबिलिटी जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर हम देखें जो इक्वेटोरियल रीजन है, अप्रैल में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इक्वेटर के ऊपर जो है वो ब्लू जो कलर है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, मीन के ज़्यादा जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है। इसी तरह जो है डिकेडल जो है अगर वेरिएबिलिटी, एनसो वेरिएशन, एनसो जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एल नीनो एंड ला नीना, ठीक है। तो एनसो जो है नॉर्थ साउथर्न ऑसिलेशन है, इसकी डिकेडल अगर वेरिएबिलिटी देखें तो जहाँ जो है पैसिफिक ओशन के ऊपर सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, वहाँ जो है वाटर वेपर भी जो है वो रेड कलर में वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। This figure is showing the latent heat by condensation for 2 seasons, जिसमें दिसंबर जनवरी फरवरी ऊपर वाली फिगर और नीचे वाली जो है जून जुलाई अगस्त की फिगर है, फॉर द एटमॉस्फेयर बिटवीन 4 to 18 किलोमीटर। और ये मीन है ट्रिम डेटा जो कि सैटेलाइट का डेटा है, सैटेलाइट से जो है लेटेंट हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट की गई है फॉर ईयर्स 98 to 2004, ऑलमोस्ट ये 7 ईयर्स का एवरेज है। तो लेटेंट हीट रेट जो है दिसंबर जनवरी फरवरी में अगर देखें, ज़्यादातर आपको मैरीटाइम कॉन्टिनेंट जो कि इंडोनेशिया, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन रीजन के ऊपर बेसिकली इधर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जून जुलाई अगस्त जो कि नीचे वाला फिगर है, आपको बे ऑफ बंगाल में जो है वो ज़्यादा लेटेंट हीट रेट नज़र आ रहा है, बे ऑफ बंगाल, इसी तरह साउथ चाइना सी, ठीक है, चाइना के ईस्टर्न साइड के ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर। तो वो जो है बेसिकली लेटेंट हीट जो है रेट वो जून जुलाई अगस्त में वो ज़्यादा हो जाता है इन रीजन पे, इसीलिए वो मानसून एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। लेटेंट हीट रिलीज जो है और लेटेंट हीट रेट मींस कि इवेपोरेशन यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है। So then question arises, where is the heat pump all over the globe? This table is representing the winter and the summer season difference of December, January, February from June, July, August for the continental area and for the ocean area. कॉन्टिनेंट्स जो है अफ्रीका, इंडिया और अमेरिका में डिवाइड किए गए हैं, इन एडिशन मैरीटाइम कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया, और ओशंस को 3 ओशंस अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में सब डिवाइड किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जो FA जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ द एरिया, जो कि अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका 20% है, मैरीटाइम कॉन्टिनेंट 25 है और ओशन 54, तो इनको ऐड करें 100% है। दिसंबर जनवरी फरवरी में FLH रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ लेटेंट हीट रेट इन परसेंटेज, तो वो कॉन्टिनेंट के ऊपर कम है,
लेकिन आपको ओशन के ऊपर मैक्सिमम नज़र आ रही है दिसंबर जनवरी फरवरी में। होएवर लेटेंट हीट रेट इन जून जुलाई अगस्त is maximum on maritime continent in addition to Australia which is around 43.8। तो ये हीट पंप भी जो है या लेटेंट हीट रेट जो है वो वेरी करते हैं इन डिफरेंट सीजन ऑल ओवर दी ग्लोब, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है या वो कांस्टेंट नहीं रहते। तो उसकी वजह कि बेसिकली जो हमने मेल्कोनोविच फोर्सिंग भी स्टडी की थी, इन एडिशन टू दैट बेसिकली उसी की वजह से जो है जो सीजन्स आते हैं, सीजन्स में जो है वो टिल्ट भी थोड़ा सा वेरी कर, टिल्ट तो है ही है सीजन्स में जो है, सीजन जो है ड्यू टू दी सोलिटिस साइकिल जो है उसकी वजह से जो आते हैं, तो वो दिसंबर और जून के सोलिटिस में जो है वो डिफरेंट जो है वो सीजन होते हैं, तो जिसकी वजह से लेटेंट हीट रेट भी जो है वो वेरी कर रहा है। इन एडिशन जो है वो डेफिनेटली मेल्कोनोविच साइकिल जो है फोर्सिंग वो भी अफेक्ट करती हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर लेटेंट हीट को। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी क्लाउड्स के क्लाउड का जो है वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। Cloud actually contains only 5.5 gram of liquid water per cubic meter of air, which is around 1 million grams per cubic meter if they contain 100% of water vapor। अगर एयर पार्सल में है तो 1 मिलियन ग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है वो क्लाउड्स होंगे एयर पार्सल में। But the effect of the cloud is very large on the net radiation। उसकी रीज़न अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्लाउड है, नीचे लैंड सरफेस है, तो सोलर रेडिएशन जो है ड्यू टू दी हाई अल्बेडो ऑफ द क्लाउड, वो जो है सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचेगी बल्कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज अल्बेडो। वाइल अंडर द क्लाउड्स जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है लैंड सरफेस से जो कि एस्केप होनी थी इन दी स्पेस, वो एस्केप नहीं होगी बल्कि क्या होगा, वो क्लाउड में एब्जॉर्ब होने के बाद उनकी कुछ पार्शियल कंट्रीब्यूशन होगी टू बैक टूवर्ड्स द लैंड सरफेस, वो एमिट बैक करेंगे क्लाउड्स आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है नेट इफेक्ट जो है क्लाउड का वो हमें कैलकुलेट करना है, वो प्रोफाउंड इफेक्ट होगा, लार्ज इफेक्ट होगा। अगर क्लाउड नहीं होंगे तो एनर्जी बैलेंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो लेट्स डिस्कस टू एग्जांपल्स अबाउट द क्लाउड एंड द इवेपोरेशन फीडबैक। द फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच इज पॉजिटिव फीडबैक रिप्रेजेंटिंग इफ देयर इज नो क्लाउड, क्लियर स्काई और सन जो है उसकी सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस तक या ओशन तक पहुंच रही हैं। लेट्स यूम नीचे जो है हम कहते हैं ओशन सरफेस है, तो सन से जो शॉर्ट वेव रेडिएशन ओशन तक पहुंचेंगी उसकी वजह से वाटर वेपर जो है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, इवेपोरेशन लॉस इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन लॉस ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब है अगर क्लाउड नहीं है एटमॉस्फेयर में, सो देयर इज ए पॉजिटिव फीडबैक बिटवीन द क्लाउड एंड इवेपोरेशन, कि क्लाउड नहीं है तो इवेपोरेशन लॉस ज़्यादा हो गया या इवेपोरेशन रेट ज़्यादा हो गया। वाइल ऑन द अदर हैंड साइड रिगार्डिंग द नेगेटिव फीडबैक फॉर क्लाउड इवेपोरेशन, तो जब क्लाउड होंगे तो इसका मतलब है लेस जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो ओशन तक नहीं पहुंच सकेगी ओशन सरफेस की वजह से, तो वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट वाटर जो है ओशन से इवेपोरेट नहीं होगा बल्कि वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होंगे, जो थोड़े बहुत इवेपोरेट होंगे वो कंडेंस होंगे टू फॉर्म मोर क्लाउड्स। तो बेसिकली जो है वो लेस इवेपोरेशन जब डिक्रीज इन इवेपोरेशन होगी फ्रॉम ओशन बॉडी, तो इसका मतलब है देयर इज ए रेजिस्टेंस टू चेंज ओवर द ओशन। जब रेजिस्टेंस टू चेंज ओवर द ओशन चेंज कम हो रही है तो इसका मतलब है देयर इज ए नेगेटिव फीडबैक because atmosphere remains try to maintain a balance during cloud conditions। तो क्लाउड कंडीशन में जो है वो नेगेटिव फीडबैक होगा, उसकी मेन रीजन के
जो ओशन से है डिक्रीज होगा इवेपोरेशन लॉस। If there is more cloud, there is a negative feedback on evaporation. So let's discuss about the different parameters regarding जो है उसमें short wave, long wave radiation की हम बात करें और net radiation regarding the clouds at different heights. High clouds हैं, middle clouds हैं या low clouds हैं। तो global fraction अगर हम जो है ये बेसिकली कैलकुलेट की गई है साइंटिस्ट ने कि ग्लोबली एवरेज लॉन्ग टर्म जो एवरेज है हाई क्लाउड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जो कवर करते हैं एरिया ओवर दी अर्थ प्लैनेट, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 18.7% है। मिडिल क्लाउड 19% है, लो क्लाउड 26.6% है और टोटल जो है वो 63.3% बनता है ग्लोबल फ्रैक्शन जो कि क्लाउड कवर करते हैं अर्थ को एटमॉस्फेयर में। और एल्बिडो जो है उससे जो इंक्रीज होगी उसकी वजह से जो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो कम पहुंचेगी लैंड सरफेस के ऊपर ड्यू टू हाई क्लाउड्स इज 19.7, फ्रॉम मिडल क्लाउड्स 13.6 एंड फ्रॉम लो क्लाउड्स 20.2। वाइल द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन वो जो है वो एस्केप नहीं होगी बल्कि वो इंक्रीज होगी अंडर द क्लाउड, क्योंकि वो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन वो क्लाउड्स में एब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आएगी। तो वो 15.1 जो है हाई क्लाउड्स के केस में है, 7.2 मिडिल क्लाउड्स और लो क्लाउड्स में 3.5 एंड टोटल इज 25.8। तो नेट इफेक्टिव जो रेडिएशन है या नेट रेडिएशन वो जो है अगर 19.7 और 15.1 को ऐड करें तो -4.6 मीन्स के रेडिएटिव कूलिंग ड्यू टू हाई क्लाउड्स 4.6 वाट्स पर स्क्वायर मीटर जो है कूलिंग है, एंड ड्यू टू मिडल क्लाउड 6.4 वाइल ड्यू टू लो क्लाउड्स इज 16.7। तो टोटल जो है 27.7 जो है वाट पर स्क्वायर मीटर जो है वो कूलिंग इफेक्ट होगा ड्यू टू हाई मिडल एंड लो क्लाउड्स, जो कि डेटा जो है जो साइंटिस्ट ने लास्ट लॉन्ग टर्म एवरेज क्लाउड्स की इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट किया। सो हेंस मोर क्लाउड इज ए नेगेटिव फीडबैक ऑन द इवेपोरेशन, क्योंकि नेट रेडिएटिव इफेक्ट जो है वो जब नेगेटिव हो गया तो इवेपोरेशन लॉस ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो क्या हो सकता है, जो कि हमने ये क्लासियस क्लेपेरॉन रिलेशन में हमने डिस्कस किया था। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो डेफिनेटली उस टेम्परेचर के ऊपर अगर वाटर वेपर को कंडेंस होना है तो वेपर प्रेशर को इंक्रीज होना है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर तक, अदरवाइज वो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, कंडेंसेशन नहीं होगी। सो हायर टेम्परेचर, हायर इवेपोरेशन एंड हायर प्रेसिपिटेशन, बट उसकी साथ कंडीशन क्या है कि वेपर प्रेशर जो ई है उसको इंक्रीज होना चाहिए अप टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, अदरवाइज हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन इंक्रीज, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज नहीं होगी। प्रेसिपिटेशन उसी वक्त इंक्रीज होगी जब वेपर प्रेशर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की कंडीशन पे पहुंचेगा, जो कि सीसी रिलेशनशिप में मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्क्राइब किया। So, but the question arises, what happens to the ratio of vapor pressure to saturated vapor pressure, जो कि डिस्क्राइब करेगा क्लाउड फॉर्मेशन। अगर तो ये यूनिटी है तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी, अगर यूनिटी नहीं है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। So this figure is representing two data sets, GPCP and CMAP. ऊपर वाला जो है GPCP है, बॉटम वाला CMAP प्रेसिपिटेशन का डेटा है मिलीमीटर पर डे फ्रॉम 97 to 2005, ये ऑलमोस्ट 9 इयर्स का एवरेज है। और ये जो GPCP और CMAP है ये सैटेलाइट और गेज्ड जो स्टेशन डेटा है और सैटेलाइट डेटा उनको मर्ज करके प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको हम अपनी स्टडीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ग्लोबल एवरेज प्रेसिपिटेशन इज अप्रोक्सीमेटली 972,000 मिलीमीटर पर ईयर, जो ग्लोबल एवरेज प्रेसिपिटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ 9 years precipitation of GPCP and CMAP,
Average precipitation of our ocean is more, which is 1100 millimeter per year, और our land is 700 to 750 millimeter per year. और मैक्सिमम जो प्रेसिपिटेशन है जो रिकॉर्ड की गई है इस ड्यूरेशन में इन जीपीसीपी और सीमैप प्रोडक्ट में, दैट इज अवर कोलंबिया विच इज 13,300 millimeter a year, while the minimum is our Sahara region which is almost at the जो 30 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के दरमियान वाइट आपको पैच नजर आ रहा है वेस्ट साइड के ऊपर, वो जो है सहारा रीजन है अफ्रीका का, वहाँ रेनफॉल लेस देन 1 millimeter per year है, which is very less. Then we are going to discuss about the uncertainty in the precipitation products. कि ये जो precipitation के products हैं उनमें बहुत सारा स्पेशल अनसर्टेनिटी हो सकती है. जैसा कि हम देख रहे हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों के प्रोडक्ट हैं फॉर कंट्रोल रन लो और हाई. कंट्रोल मीन के किसी किस्म का सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं किया गया, अनपर्टर्बेशन है, पर्टर्बेशन इन्वॉल्व नहीं की गई. लो में जो है कुछ पर्टर्बेशन के कुछ जो है कोई एक पैरामीटर को या दो पैरामीटर में थोड़ी सी चेंज की गई है. हाई वाला जो लो वाली फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है हाई सेंसिटिविटी. हाई सेंसिटिविटी मीन्स कि उनकी वैल्यू ज़्यादा दी गई हैं. तो लो वाली में जो है जो टेम्परेचर की जो सेंसिटिविटी है दैट इज 2.5 डिग्री केल्विन केल्विन, और जो हाई सेंसिटिविटी है दैट इज फॉर 10.5 केल्विन. ठीक है, उसमें जो सेंसिटिविटी इन्वॉल्व की गई है टेम्परेचर की. वाइल दी अपर टू फिगर उसमें कंट्रोल रन है, उसमें डबल किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन टेम्परेचर को चेंज नहीं किया गया. वाइल इन द लो एंड हाई अगेन देयर इज ए डबलिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. तो ये बेसिकली सिमुलेशन रन की गई, उसके बाद देखा गया टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर वेरिएबिलिटी तीनों जो लेफ्ट वाली फिगर है उनमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटीज हैं. इसी तरह प्रेसिपिटेशन जो है उसमें भी आप देख सकते हैं तीनों फिगर में पैटर्न आपको नजर आ रहा है, लेकिन वेरिएबिलिटी जो है स्पेशल वेरिएबिलिटी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है. तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हम ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल GCM, इफ़ यू रिमेंबर हमने क्लाइमेट मॉडल्स के बारे में भी कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने लर्न किया था व्हाट इज़ क्लाइमेट मॉडल. तो उन क्लाइमेट मॉडल या ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल को जब हम रन करते हैं, उनकी सिमुलेशन करते हैं, तो बेसिकली जो सेंसिटिविटी जो मोर सेंसिटिव पैरामीटर होते हैं उनको चेंज करने के बाद अनसर्टेनिटी हो सकती है कि जो आपके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अल्टीमेटली तो उनमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो. सो दिस फिगर एक्चुअली आई टुक फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन जिसको नेचर हम कहते हैं. नेचर और साइंस की जो पब्लिकेशन है उनकी हाईएस्ट इम्पैक्ट होते हैं, तो यहाँ से वहाँ से ये बेसिकली मैंने फिगर उठाई हैं. इसी तरह सेम पब्लिकेशन से जो है मल्टीपल सिमुलेशन, ये एक जो है एग्जाम्पल है प्रिडिक्टिव अनसर्टेनिटी. फ्यूचर की प्रिडिक्शन की गई और उसमें जो है क्लियरली हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है कैलिब्रेशन फेस जो कि नज़र आ रहा है. कैलिब्रेशन फेस में ऑलमोस्ट सेम मॉडल्स, मल्टीपल मॉडल्स को रन किया गया, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है. लेकिन जैसे ही कंट्रोल फेज में पहुंचते हैं हम उसमें डबल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन जो है उसमें हम जो है टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी नहीं कर रहे. तो मॉडल्स की जो है वो रिजल्ट्स ऊपर वाली फिगर में स्पेशली देखें तो टेम्परेचर जो है वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई. और राइट हैंड साइड के ऊपर कंट्रोल फेज के बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड फेज भी डबल कर दी, टेम्परेचर वेरिएबिलिटी भी कर दी, तो प्रिडिक्शन में और ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई. तो वो अनसर्टेनिटी चेंज इन टी में अगर देखें टेम्परेचर में जो बी वाली फिगर है वो 0 से लेकर 8 डिग्री केल्विन तक जो है वो चेंज बता रहे हैं मॉडल्स फ्यूचर के लिए अगर हम डबल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो बेसिकली जब सिमुलेशन रन की जाती हैं तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है. ये नहीं है कि आंख बंद करके जो है हम किसी एक मॉडल को पिक कर लें और उसकी बेसिस के ऊपर जो है
हम असेसमेंट कर दें कि जी फ्यूचर में टेम्परेचर वेरिएबिलिटी इतनी होगी, प्रेसिपिटेशन वेरिएबिलिटी इतनी होगी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कंपोनेंट्स के ऊपर इतना इम्पैक्ट होगा. सो वी नीड टू कंसीडर द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मॉडल्स. दिस फिगर इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी, जो कि दो एग्जांपल हैं, 1 से 1000 ईयर या 1 से 250 ईयर, विच इज करेक्ट. ठीक है, मॉडल ने जो है सिमुलेशन करके दे दी हमने. एक मॉडल की बेस के ऊपर हमें वो बता रहा है कि एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड कलर लाइन है 1 से 1000. दूसरा मॉडल हमें बता रहा है, ठीक है, उसमें एक और हमने पैरामीटर को सेंसिटिविटी उसकी चेक की, वो हमें बता रहा है कि जो एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी है 1 से 250 है, एंड विच इज करेक्ट. सो वी नीड टू कंसीडर दीज अनसर्टेनिटीज while running the simulation और उनके रिजल्ट्स को यूज करने के लिए. The water holding capacity of the atmosphere goes up to 7% per degree Celsius increase in temperature. अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज या कोई और रीजन की वजह से, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है एटमॉस्फेयर की 7% इंक्रीज हो जाती है. मींस उसमें वाटर वेपर 7% और ज्यादा आ सकते हैं. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू सीसी इक्वेशन रिलेशन, मोर प्रेसिपिटेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मेनली बाय हैवियर शावर. इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, बाय हैवियर शावर, दैट इज द पॉसिबिलिटी. इसके रिगार्डिंग जो है एक साइंस का जो है जर्नल, जो कि मैंने बताया नेचर और साइंस जो है बड़े अच्छे जर्नल है, तो वहाँ से जो है ये मैंने एक फिगर ली है जहाँ बेसिकली डेली प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी जो है वो शो की गई है. और जैसा कि हम इस फिगर में मोर देन 100 के एक्सट्रीम इवेंट्स की अगर हम बात करें, तो एक्सट्रीम इवेंट्स जो है उनमें उनकी परसेंटेज वैल्यूज बढ़ रही हैं. तो जो हम बात करते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, तो उससे क्या लाइकली इम्पैक्ट हो सकता है. तो उसका लाइकली इम्पैक्ट जो कि आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट में फ्रीक्वेंटली आया है कि एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे. तो एक्सट्रीम इवेंट्स की परसेंटेज जो कि मोर देन 100% है, वो आपको बार चार्ट में नजर आ रहा है कि वो ज़्यादा हो रहे हैं. और ये बेसिकली डेटा जो है ये डिफरेंट वर्ल्ड वाइड स्टेशन है जहाँ से लेके उनका एनालिसिस किया गया है पास्ट के डेटा के बेसिस के ऊपर. इसके अलावा जो है क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्या 1 डिग्री सेल्सियस से वाकई जो है 7% जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बढ़ गई, क्या रेनफॉल भी 7% इंक्रीज होगी. सो द प्रेसिपिटेशन इज नॉट ओनली कंट्रोल्ड बाय सीसी इक्वेशन. प्रेसिपिटेशन सिर्फ सीसी रिलेशन से कंट्रोल नहीं होता, बट इन एडिशन टू that CC relation, there is a physical relation between the temperature change and precipitation change response of several models. वो different models जो हैं एग्री तो करते हैं कि वाकई है, लेकिन physical consistency जो है several models में है. And there are, in addition to CC relationship, there are many other meteorological feedbacks जो कि प्रेसिपिटेशन चेंज को भी इम्पैक्ट करते हैं इन एडिशन टू सीसी रिलेशनशिप. एक फीडबैक जो है ये ब्रैकेट में लिखा था, द एबिलिटी टू रेडिएट अवे द लेटेंट हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ रेन, कि अगर मोर इवेपोरेशन होगी और ड्यू टू सीसी रिलेशन हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर जो है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर हो गया, तो उसके बाद लेटेंट हीट रिलीज होगी. ठीक है, तो लेटेंट हीट रिलीज जो है वो नेट रेडिएशन को अफेक्ट करेगा. जब नेट रेडिएशन को अफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उसका अफेक्ट ग्लोबल सर्कुलेशन के ऊपर होगा. जब ग्लोबल सर्कुलेशन के ऊपर होगा तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट के ऊपर फर्क होगा, तो अल्टीमेटली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कंपोनेंट्स लाइक रेनफॉल के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा. तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि प्रेसिपिटेशन चेंज जो है वो सिर्फ सीसी रिलेशनशिप से ही हो रही है. In addition to that, there are so many feedbacks या there are so many teleconnections. Feedback को teleconnections भी कहते हैं between the atmospheric components, जिसकी वजह से जो है precipitation के ऊपर भी impact होगा. Okay,
रेनफॉल इंक्रीज अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ये मेरे ख्याल से मैंने स्लाइड प्रीवियस किसी लेक्चर में शो की हुई है। लास्ट सेंचुरी का जो है ये ट्रेंड्स हैं फॉर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सीजनल है बेसिकली, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो अपवर्ड ट्रेंड्स जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ओवरऑल देखें हमें ग्रीन कलर के बेसिकली वो सर्कल नज़र आ रहे हैं, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी इन डिफरेंट सीजन्स, while the downward trends in the Mediterranean, Sahel and Chile। तो मेडिटेरेनियन जो है वो अगर हम देखें रीजन, ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है, जहां आपको ये बेसिकली नज़र आ रहे हैं येलो कलर के सर्कल्स। और इसी तरह जो है साहल जो है रीजन, ये बेसिकली अफ्रीका का जो है रीजन है मिड में, और चिली जो है बेसिकली ये वेस्ट अफ्रीका जो बिल्कुल अटलांटिक ओशन के ईस्ट साइड के ऊपर रीजन बन रहा है, वहाँ आपको थ्रू आउट जो है कोस्ट रीजन के ऊपर आपको येलो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड है प्रेसिपिटेशन का ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी, और डाउनवर्ड ट्रेंड आपको मेडिटेरेनियन, साहल और चिली में नज़र आ रहा है। अगर हम रेनफॉल ट्रेंड्स यूरोप में देखें फॉर लास्ट ये 1946 से 1999 ऑलमोस्ट 55 ईयर्स का डेटा है लास्ट सेंचुरी का, तो ब्लू कलर हमें सर्कल नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर, ग्रीन और ब्लू, विच आर शोइंग इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन इन द यूरोप। ये एनुअल बेसिस के ऊपर है, और परसेंटेज फ्रैक्शन ड्यू टू वेरी वेट डेज। वेरी वेट डेज की वजह से क्या कंडीशन है, वेट डेज जहां होते हैं उस केस में भी जो है रेनफॉल इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज नज़र आ रहे हैं फॉर द सेम सीजन। सो अगर हम कंक्लूड करें आज का लेक्चर अबाउट द टेम्परेचर राइज इन एटमॉस्फेयर on the effect of temperature rise on atmospheric stock and flux. Increase in temperature lead to more atmospheric moisture, that is obvious due to more evaporation which is a greenhouse gas। तो हमने आज डिस्कस किया कि वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। सो इट मीन्स दैट इज ए पॉजिटिव फीडबैक। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, क्योंकि वाटर वेपर एक्ट करते हैं एज ए ग्रीन हाउस गैस, तो देयर इज ए पॉजिटिव फीडबैक बिकॉज वी नीड ए हैबिटेबल क्लाइमेट ऑन द अर्थ। तो हैबिटेबल क्लाइमेट के लिए हमें एक तो वो ज़रूरी है वार्मथ। इन एडिशन टू दैट पॉजिटिव इसलिए है कि जब वाटर वेपर भी ज़्यादा होंगे तो कुछ एरियाज जो कि प्रीवियस हो सकता है सेंचुरीज में या मिलियन ऑफ ईयर्स अगो वहाँ रेन नहीं होती, तो हो सकता है वहाँ रेन होनी शुरू हो जाए, तो दैट इज पॉजिटिव थिंग। इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू मोर प्रेसिपिटेशन, क्वांटिटी नहीं उसकी इंटेंसिटी। प्रेसिपिटेशन क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही। इफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज, व्हाट हैपन्स टू क्लाउडीनेस। सो क्लाउड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव फीडबैक एज वी लर्न ऑन इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर ड्यू टू रिडक्शन इन नेट रेडिएशन। So that is actually happening due to the cloud in relation with the CC relationship. So that's all about today's lecture. If you have any question, so you can ask me. The forum is open for you. Any question? Yes sir. सर आप काइंडली कोई ESC के बारे में कुछ गाइड कर सकते हैं कि पैटर्न वगैरह या कुछ? ESC के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास रिसेंटली।